बहुत बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ है। शांत समंदर में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। एशिया से लेकर यूरोप तक लुटेरों ने ऐसा बवंडर मचाया है कि लंदन से लेकर इस्तांबुल और तेल अवीव से लेकर बीजिंग तक हर जहाज का कैप्टन पूछ रहा है कि क्या हम बच पाएंगे, क्योंकि जहाज लूटे जाएंगे तो माल नहीं पहुंचेगा, माल नहीं पहुंचेगा तो कारोबार रुकेगा, सामान महंगा होगा, तेल महंगा होगा और इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। क्योंकि गाजा में हो रही बमबारी से लेकर यूक्रेन में चल रही जंग तक और भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक युद्ध का असर साफ दिखने लगा है। जमीन पर चल रही जंग अब समंदर में पहुंच चुकी है और अब इसमें सोमालिया के समुद्री लुटेरे भी शामिल हो चुके हैं। खबर है कि अदन की खाड़ी में माल्टा के जहाज पर समुद्री लुटेरों ने कब्जा कर लिया है। ये सोमालिया के लुटेरे हैं जो अदन की खाड़ी के आसपास कार्गो जहाज पर हमला करके उसे कब्जे में ले लेते हैं और फिर उसके बदले फिरौती मांगते हैं। इस जहाज को रेस्क्यू कराने के लिए भारतीय नौसेना से मदद मांगी गई है और अब नेवी का एक जहाज इस इलाके में मदद के लिए तैयार है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? क्योंकि आफत सिर्फ सोमालिया के समुद्री लुटेरों की तरफ से नहीं आ रही। अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के दो दुश्मन तैयार हैं। पहले हैं सोमालिया के समुद्री लुटेरे जो जहाज पर कब्जा करने के बाद लाखों करोड़ों डॉलर की फिरौती मांगते हैं, और दूसरे हैं यमन के हूथी विद्रोही जो गाजा पर इजरायल की बमबारी रुकवाने के लिए इजरायल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। यहीं से एशिया की तरफ से यूरोप को रास्ता जाता है। दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की सुएज कैनाल से गुजरती है। अगर इस शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जा रहा रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो ये रास्ता 6000 किलोमीटर लंबा हो जाएगा, क्योंकि तब समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप पहुंचना होगा। अगर इजरायल जाना है तो रास्ता 10,000 किलोमीटर तक ज्यादा हो जाएगा। 3 से 5 दिन का सफर और लंबा हो जाएगा। ज्यादा फासला यानी ज्यादा लागत, ज्यादा वक्त और कारोबार पूरी तरह से चौपट। यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट, क्योंकि वो गाजा में बमबारी का बदला इजरायल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं और ऐसा उन्होंने करना शुरू भी कर दिया है। फिल मुसल्लहत यमनिया बिऔनिल्लाह तआला अमलियतन अस्करिया ضد सफीनतैन हावियात MSC अलानिया وMSC بلاتيوم كانتا متجهين إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين। हूथी विद्रोही लगातार इजरायल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजरायल के दक्षिणी इलाके पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजरायल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट दो हैं, पहला है इजरायल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजरायल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर 2 मानता है। समंदर में चाहे सोमालिया के समुद्री लुटेरे हों या फिर यमन के हूथी विद्रोही, अमेरिका भी इस खतरे को समझ गया है, लेकिन अब तक उसने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई की बात की है। The Houthis represent a material threat to freedom of navigation, to commercial shipping, to lawful commerce, and they're doing so in a vital artery there at the Bab el-Mandeb and into the Red Sea. And the United States is working with the international community, with partners from the region and from all over the world to deal with this threat. गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो रहे हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। इजरायल ने दुनिया के प्रेशर के सामने झुकने से मना कर दिया है, लिहाजा हूथी विद्रोही जिनकी ईरान से बेहद करीबी है, उन्होंने इजरायल के शिप को टारगेट करने का फैसला किया है।
वो जानते हैं कि उनके करीब से गुजरती शिपिंग लेन दुनिया की लाइफलाइन है और यहाँ पर हमला करने का मतलब इजराइल के गले पर हमला करने जैसा है। במצוקה עם ככל הנראה סכנת טביעה וספינה נוספת נפגעה פגיעה קלה. זה אירוע של חתרנות שלילית של החות'ים. צריך להבין שהאמל"ח שהחות'ים מבצעים איתו את הפעולה הוא אמל"ח איראני. המודיעין, השיטות, היכולות הם איראניות. זה מראה את החתרנות השלילית האיראנית באזור, וזה בעיה עולמית, בעיה אזורית, ואנחנו צריכים לראות איך העולם נותן לדבר הזה מענה. חופש השייט הופך להיות מסוכן באזור הזה של העולם. इजराइल के जहाजों पर हमले हो रहे हैं। इजराइल के पोर्ट पर सामान पहुंचाने वाले जहाज भी टारगेट पर हैं। यही वजह है कि अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मॉक्स ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि यूरोप से लेकर चीन तक और पूरे पश्चिम एशिया में अब सबको बहुत डर सताने लगा है। डेनमार्क की कंपनी मर्स्क ने कहा है कि उसके जहाज अब लाल सागर से ना गुजरकर अफ्रीका से होकर यूरोप या फिर भूमध्य सागर में जाएंगे। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी शिपिंग कंपनी मर्स्क ग्लोबल कंटेनर मार्केट का 15% हिस्सा ऑपरेट करती है। इसके अलावा हपाग लॉयड जिसके पास शिपिंग कंटेनर का 7% कारोबार है, उसने भी यह कह दिया है कि लाल सागर से गुजरने का उसका फिलहाल कोई इरादा नहीं है। यानी एशिया से यूरोप जाने के लिए यह कंपनी अब मिस्र की स्वेज कैनाल का फिलहाल इस्तेमाल नहीं करेगी। इनके जहाज अब 6000 किलोमीटर लंबा सफर तय करके यूरोप जाएंगे और इजराइल जाने के लिए 10,000 किलोमीटर ज्यादा फासला तय करेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गाजा में युद्ध चल रहा है। गाजा में युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया और उसके बाद जो तूफान गाजा में आया है उसका असर पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। अब सोमालियाई लुटेरों के साथ हूथी विद्रोहियों की दहशत ने शिपिंग लेन में दहशत पैदा कर दी है। Building a coalition, we are working to ensure that and rally the nations of the world, all of whom have an interest in seeing this stop. This is not about the United States and Israel. This is about the entire international community. And we will continue to take every step that we deem necessary and appropriate to deal with the threat that the Houthis pose. कुछ हफ्तों पहले जब हूथी विद्रोहियों ने नवंबर में इजराइल से जुड़े एक जहाज पर हमला किया तो सबको लगा कि यह सिर्फ डराने की हरकत है। एक हेलीकॉप्टर आता है, जहाज के ऊपर मंडराता है। हेलीकॉप्टर के पिछले रैंप वाले दरवाजे पर 2 झंडे दिखे। एक है यमन का झंडा और उसके नीचे है फिलिस्तीन का फ्लैग। ये लाल सागर है। दुनिया इसे रेड सी के नाम से जानती है और यहाँ पर ऐसे ही ऑपरेशन ने इजराइल की जहाज कंपनियों में दहशत पैदा कर दी है। हेलीकॉप्टर किसी तरह जहाज की रफ्तार से अपनी स्पीड मिलाकर आगे बढ़ा है और इस शिप पर वहां पहुंचा है जहां ये जहाज पर लैंड कर जाए। और फिर अचानक इस हेलीकॉप्टर से कमांडो निकले। जहाज पर हमला हुआ। कमांडो टीम ने जहाज पर कब्जा करना शुरू कर दिया। AK-47 और बाकी हथियारों से लैस ये कमांडो जहाज पर आगे बढ़े। क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। ये कमांडो जल्दी से जहाज के ब्रिज की तरफ बढ़े। ब्रिज यानी वो जगह जहां से पानी के जहाज को कंट्रोल किया जाता है। शिप के स्टाफ की तरफ राइफल ताने ये सभी हमलावर जहाज के ब्रिज में दाखिल हुए और फिर क्रू मेंबर्स ने हैंड्स अप करके हमलावरों के आगे सरेंडर कर दिया। القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة وتهيب بكل الدول التي يعمل رعاياها في البحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية أو السفن المملوكة لإسرائيليين.
जहाजों पर हमलों की वजह से नुकसान का अंदाजा ऐसे लगाइए कि जब 2009 और 2010 में सोमालियाई समुद्री लुटेरों ने लगातार कई जहाजों को टारगेट किया था, तब दुनिया भर के 10% जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया था। बहुत से शिप कमांडो टीम की मदद लेने लगे। इससे मिस्र जैसे देशों को नुकसान हुआ था, क्योंकि उन्हें स्वेज नहर से जहाजों के जाने से आमदनी होती थी। समुद्री जहाज हाईजैक होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़ी चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने केन्या के राष्ट्रपति के साथ समुद्री सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया था। वैसे भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर वक्त वक्त पर अरब सागर और हिंद महासागर में एंटी पायरेसी ऑपरेशन चलाता रहा है। क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की, हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी और ड्रग ट्रैफिकिंग हमारी साझा प्राथमिकता के विषय है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए हम मैरीटाइम कोऑपरेशन पर जॉइंट विजन स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। केन्या और भारत का करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक, उसमें हमारे सभी प्रयासों को बल देगा। अब हूथी विद्रोहियों और सोमालियाई लुटेरों की कॉकटेल ने बड़ा संकट पैदा कर दिया है। अमेरिका का दावा तो यहां तक है कि ये सब ईरान की शय पर हो रहा है और ईरान के कहने पर ही हूथी इजरायल के जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। That while the Houthis are pulling the trigger, so to speak, they're being handed the gun by Iran, and Iran has a responsibility to take steps themselves to cease these attacks, because these attacks, as I said before, are a fundamental threat to international law and to international peace and security. And we will continue to consult about the best way forward, the best means of response. इसका मतलब साफ है, इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध में अब सिर्फ अमेरिका, ईरान और अरब देश ही नहीं बल्कि यूरोप से लेकर जापान तक फंस सकते हैं। इस युद्ध का दायरा और बढ़ सकता है, जैसा कि शुरुआत से खतरा जताया जा रहा है।